रे ऑप्टिक्स में आज अपने पास जो टॉपिक रहने वाला है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। यानी आपके हो सकता है कि एग्जाम जो आपकी 15 फरवरी 2026 को होने वाली है राजस्थान बोर्ड वाली, उस एग्जाम में आज वाला टॉपिक आपको वहां पर मिल भी जाए। यानी 4 नंबर का आपके बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से रहने वाला है जिसमें आपकी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो टॉपिक अपने पास में है दर्पण समीकरण, या हम ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध। तो नोट कर लीजिए आप, आज का टॉपिक अपने पास में है गोलीय गोलीय दर्पण के लिए यू वी व एफ में संबंध, या हम कह सकते हैं अपने पास जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम कहते हैं दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र। इसकी स्थापना आज हम करने वाले हैं। यानी यू बिंब की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी और एफ उस मिरर की फोकस दूरी, इसके बीच में आज हम रिलेशन स्थापित करने वाले हैं। तो माना कि अपने पास में यहां पर कॉनकेव मिरर है, आप यहां पर कोई सा भी मिरर ले लीजिए, जिस प्रकार से आपके पास फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध था एफ बराबर r/2, वो दोनों ही मिरर के लिए सेम था। उसी प्रकार से आपके पास आज का जो फॉर्मूला पहुंचने वाला है वो आपके दोनों ही मिरर के लिए सेम होने वाला है। तो माना कि अपने पास में ये कॉनकेव मिरर है और यहां पर ये हो जाती है इसकी मुख्य अक्ष, और यहां पर इसके उभरे हुए भाग पर पोलिस, ये हो जाता है इसका पोल। यहां पर हम लेते हैं इसका छोटा द्वारक। द्वारक वह भाग होता है मिरर का जहां से आपके परावर्तन होता है। तो माना कि अपने पास हम इतने हिस्से को काम में ले रहे हैं और आपके पास इसकी कल्पना करें कि आपके पास जिस गोले का हिस्सा है तो ये आपके पास में इसका फोकस बिंदु, और ये हो जाता है मान लीजिए इसका सी बिंदु यानी वक्रता केंद्र, ये आपके सी और ये आपके पास में है एफ। ठीक है, यहां पर आपके पास में एफ बिंदु है यानी इसका फोकस। अब अपने पास में आप बिंब को कोई सी भी पोजीशन पे यहां पर रख सकते हैं। तो माना कि इसे हम सी से दूर रख लेते हैं, आप यहां पर कोई सी भी कंडीशन यूज कर सकते हैं। ये अपने पास में बिंब हो गया ए और ये बी। अब हमारे पास यहां पर कोई भी दो रे आप आपतित करवा दीजिए इस मिरर के ऊपर, और जब ये परावर्तित होंगी तो मिरर के लिए आपको पता है, इससे पहले वाले भाग में हमने जाना भी था कि जब बिंब आपके सी से दूर होता है, यानी जब सी और अनंत के बीच में होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो एफ और सी के मध्य बनता है। तो हमारे पास इमेज जो है इससे पहले वाले भागों में हमने बना भी ली है, दोबारा से हम यहां पर देख लेते हैं। तो आपके पास एक रे आप यहां पर मुख्य अक्ष के समांतर भेज दीजिए, और ये बिंदु हो गया इसका एम बिंदु। इसका मतलब ए एम जो है वो है आपतित किरण। ठीक है, और अब आपके पास जब ये समांतर किरण गई है मुख्य अक्ष के, तो ये आपके लौटेगी कहां से, उसके फोकस बिंदु से। तो यहां से आप स्केल की सहायता से परफेक्ट एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ये आपके पास में हो जाती है इसकी परावर्तित किरण इसके फोकस से। क्लियर है। अब आप यहां पर कोई दूसरी रे भेज दीजिए, आप चाहो तो उसको एफ से भेज दीजिए, आप चाहो तो उसको सी से भेज दीजिए, और आप चाहो तो इसको पी पर भी भेज सकते हैं। तो मैंने यहां पर पी पर इसको भेज दिया है। पी के लिए आपके पास अभिलंब जो है वो यही पॉइंट होने वाला है, और इतने ही कोण से बनाता हुआ आपके पास ये रे पहुंच जाती है। इसका मतलब आपके पास में जो प्रतिबिंब है वो हमें पहले से ही पता है कि आपके कहां से बनेगा, आपके पास एफ और सी के मध्य बनेगा, वो अपने पास में आ जाता है ये वाला। और यहां पर आपके पास प्रतिबिंब हो गया ए डैश और बी डैश। यहां तक अगर किसी को कोई समस्या हो तो आप यहां पर कमेंट्स में बता सकते हैं, आप इसको स्केल की सहायता से सीधी रेखा के रूप में बनाइए। अब अपने पास यहां पर ये जो मिरर है वो आपके छोटे द्वारक का है। इसका मतलब ये आपके पास में छोटा हिस्सा अगर इसका लिया जाता है तो ये आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम करेगा। इसका मतलब एम पी जो है वो आपके पास यहाँ कर्व के रूप में नहीं बल्कि एक स्ट्रेट लाइन इसको हम मान सकते हैं छोटे द्वारक के लिए। यहां पर आपको डायग्राम में कर्व के रूप में दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हम इसका छोटा हिस्सा काम में लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम इसका इतना हिस्सा काम में लेते हैं तो एक तरह से अपने को ये स्ट्रेट लाइन ही दिखाई देगी। ठीक है, तो छोटे द्वारक के लिए एमपी जो है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो अब अपने पास में ध्यान दीजिए कि पी से और एफ के बीच की जो दूरी होती है जिसे कि हम इसकी फोकस दूरी कहते हैं, पी से हम इसका मापन करेंगे। ये आपके पास फोकस दूरी, ये आपके पास में प्रतिबिंब है, और प्रतिबिंब की पोल से जो दूरी होती है वो अपने पास में होती है v, और बिंब की पोल से जो दूरी है वो अपने पास हम दर्शाते हैं किससे, u से, और वो अपने पास हो गई ये वाली। यहां पर किरण आपके इस साइड में आपतित है और हम इन सभी दूरियों का मापन
P से इधर की ओर करेंगे, इसका मतलब F, U और V तीनों ही आपके जो राशियां हैं वो आपके नेगेटिव साइन की होगी चिन्ह परिपाटी नियम के हिसाब से। और चिन्ह परिपाटी नियम का वीडियो आपके बना हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं किस प्रकार से प्लस माइनस यूज किया जाता है। और सीधा सा नॉर्मल सा आपके पास में है कि बिंब को आप मिरर के बाईं ओर रखिए तो बाईं ओर के सभी मान नेगेटिव, राइट हैंड साइड के सभी मान पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के ऊपर की साइड में जो मान है वो आपके पॉजिटिव और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर आपके कोई मापन होता है वो आपके सब किस में रहेंगे, नेगेटिव में। तो प्यारे बच्चों आपके पास ये डायग्राम बनके तैयार हो चुका है। हम यहां पर चाहे तो इसकी थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना एक अवतल दर्पण है जिसके बाईं ओर एक बिंब वक्रता केंद्र से दूर स्थित है, तब इसका वास्तविक, यहां पर वास्तविक है, वास्तविक छोटा व उल्टा प्रतिबिंब F व C के मध्य बनता है। ये अपने पास इसके प्रतिबिंब के बारे में हमने यहां पर नोट कर लिया है। दूसरा, दर्पण का द्वारक छोटा है, तब MP को मुख्य अक्ष पर लंब मान सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन इसको मान सकते हैं। ये हमने यहां पर इसकी जो थ्योरी लिखी है वो सब कुछ हमारे पास यहीं से है, यहीं से हमने इसको देख देख के लिखा है कि आपके पास एक बिंब है, C से दूर है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है, और हमारे पास यहाँ पर MP जो है इसके ऊपर एक लंब है। ये हमने इस डायग्राम से देख कर ही लिखा है। अब अपने पास आप यहाँ पर थोड़ा फोकस कीजिए कि दो त्रिभुज अपने पास यहाँ पर है। एक त्रिभुज अपने पास में है A डैश, B डैश और P, व त्रिभुज A B P C। यहां पर आपके पास दो त्रिभुज, फोकस कीजिए, A डैश, B डैश और P, यानी एक बिंदु और ये तीसरा। इसी प्रकार से दूसरा त्रिभुज है A B और P। दोनों त्रिभुजों में कुछ हमारे पास समानताएं हैं, वहां हम इसको देखते हैं कि यहां पर समानता है क्या। तो यहां से देखिए, यहां पर कोण, इस त्रिभुज का जो कोण है ना ये आपके पास 90 है और इसका ये कोण भी कितना है, 90, यानी B डैश और B जो है कोण B वो कितना डिग्री का है, 90 का है। दूसरा अपने पास में देखिए कि इस त्रिभुज में ये कोण आपके P बन रहा है, तो P पर जो कोण बनता है उतना ही इसका आपतन कोण होता है। इसका मतलब A B P के लिए ये आपतन कोण है और A डैश B डैश P के लिए आपके पास ये परावर्तन कोण है, और दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, समान, यानी कोण P और कोण दूसरे के लिए भी P दोनों सेम ही होंगे। और तीसरा अपने पास यह है कि जब इन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण आपके समान हो तो तीसरा कोण भी आपके समान होता है, या हम ये कहें कि डबल ए समरूपता के नियम के हिसाब से ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपके समरूप त्रिभुज होंगे। इसका मतलब यहां पर आपके पास A डैश पर बनने वाला कोण और A पर बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान। तो हम यहां पर लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज A डैश B डैश P व त्रिभुज A B P समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अब हमारे पास जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो आपस में क्या होता है, समान होता है। ये हम समरूपता के नियम से जानते भी हैं। तो अब अपने पास देखिए, आप यहां पर इसका ये जो भुजा है इसकी भुजा के संगत आपकी ये वाली भुजा बन रही है, और इस भुजा के संगत यानी इसके आधार के संगत इसका आधार है। तो अपने पास क्या हुआ, यहां पर A डैश और B डैश का जो अनुपात है वो हम यहां पर निकाल लेते हैं, A B, और यहां से आपके पास में आ जाता है B डैश P बटा B और P। तो आपके पास ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अपने पास
दोबारा से देखिए हमारे पास यहाँ पर दो त्रिभुज और ऐसे हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर समरूप है, और वो अपने पास में है त्रिभुज यहाँ पर ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ सी। दिख रहा होगा आपको ए डैश बी डैश एफ और यहाँ पर एम, अब चूंकि एम पी एक स्ट्रेट लाइन ही है तो एम पी और एफ। यहां पर ध्यान दीजिए ये कोण आपके पास 90 है तो ये आपके पास लंब है तो ये कोण भी आपके पास 90 होगा, यानी यहां से कोण बी डैश कोण आपके पी के क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा कौन से त्रिभुज से, एम पी और एफ से। कितना डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा आप ध्यान दीजिए कि एफ पर ये इधर की साइड जो कोण बनेगा वो इधर वाले कोण के क्या होगा, समान शीर्षाभिमुख कोण के हिसाब से, यानी कोण एफ, और इधर के लिए कोण एफ जो है वो आपके पास में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, और ये आपके पास में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपके सेम है। नेक्स्ट आपके पास में बढ़ते हैं, तो इसके जब दो कोण सेम हो गए तो इसका मतलब यहां पर आपके पास ये ए डैश पर बनने वाला कोण और यहां एम पर बनने वाला कोण भी क्या होगा, समान होगा, यानी ए डैश बराबर हो जाएगा किसके, कोण एम के। इसलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ व त्रिभुज एम पी एफ क्या है, आपस में समरूप त्रिभुज हैं। तो ये भी आपके पास समरूप त्रिभुज हैं, तो इसका मतलब है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होने वाला है, बराबर होने वाला है। तो जिस प्रकार से हमने यहां पर इसके लंब बटा आधार और लंब बटे आधार को हल किया, इसी प्रकार से इन त्रिभुजों के लिए भी लंब बटा आधार और लंब बटा आधार हम हल करेंगे। फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, देखते हैं इसके आगे का भाग। इन दो त्रिभुजों से देख लेते हैं हम यहां पर। तो देखिए इसका ये हो गया लंब और इसका हो गया ये आधार, यानी अपने पास में ए डैश और बी डैश और बटा में आ जाएगा इसका आधार, इसी प्रकार से इसका लंब और इसका आधार। तो यहां से सारांश क्या निकल रहा है, एक त्रिभुज का लंब और दूसरे का लंब, इधर इसका आधार और इधर इसका आधार हो चुका है। तो हम यही वाला यूज करने वाला है, इसका लंब और इसके बटे में इसका लंब जो आपके पास एमपी है, यानी ये एम पी, और इधर से आपके पास देखिए आधार हो गया ये वाला, यानी बी डैश एफ, और यहां पर आधार है एफ पी, यहां पर आपके पास में है एफ और पी। डायग्राम आपने यहां पर बना लिया होगा, और उस डायग्राम से अब अपने पास यहां पर थोड़ा फोकस करें। यहां आपके पास ये जो एमपी जो है, जो कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ही थी छोटी द्वारा के लिए, तो ये आपके एमपी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के, क्योंकि आपके पास ये रेखा जो है वो इस मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। इसका मतलब एमपी की जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, ए बी। तो आपके पास बाई तरफ का जो मैटर है ना वो तो क्या बन चुका, ए डैश बी डैश, और यहां पर क्या लिख दिया मैंने, ए और बी। एफ से पी के बीच की दूरी, यानी यहां पर फोकस था और ये पी था, तो एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर होती है। क्लियर है। यहां बी डैश से लेके पी के बीच की दूरी जो है वो वी के बराबर होती है, और बी से पी के बीच की दूरी यू के बराबर। लेकिन बी डैश और एफ के बीच की दूरी, जो कि हमें तो क्या चाहिए, बी डैश और एफ चाहिए, ये अब अपने पास अवेलेबल नहीं है। तो क्या करें हम यहां से, तो आप देखिए यहां बी डैश से लेके यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, वी के। यहां एफ से लेके यहां तक की जो दूरी है वो किसके बराबर है, स्मॉल एफ के। हमें चाहिए ये वाला मान, तो इसका मतलब इस वाले मान में से इस मान को घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा बी डैश एफ का मान। यानी कहने का मतलब अपने पास मार्कर है और इस मार्कर में पूरे मार्कर की जो दूरी है वो वी है। अब अपने पास सिर्फ इस वाले हिस्से की दूरी एफ है, तो ये कैप की दूरी कितनी होगी, पूरे मार्कर की लंबाई में से सिर्फ इस वाले हिस्से को घटा दूंगा तो मेरे पास इस कैप की दूरी आ जाएगी। यानी बी डैश एफ की जगह मैं लिख सकता हूं बी डैश पी माइनस एफ पी, एफ और पी, और बटा में क्या है, एफ और पी। समीकरण नंबर 2। यहां लेफ्ट का मान देखिए और समीकरण नंबर 1 में भी लेफ्ट का मान देखिए, दोनों सेम है। इसका मतलब यहां पर हम इसका मान उठा के इसमें रख दें, दोनों का कंपेयर कर दें, तो अब आपके पास समीकरण 1 व समीकरण 2 से लेफ्ट वाले मान बराबर है तो राइट वाले मान भी क्या होंगे, बराबर। तो इसका मतलब बी डैश पी और बी पी बराबर हो जाएगा बी डैश पी एफ पी बटा एफ पी। अब आपके पास ये जो सूत्र आपको दिख रहा है ना, फिलहाल इन सब पर जो भी मान आपको दिख रहे हैं वो सब के सब अपने पास अवेलेबल है। तो अब हम यहां पर चिन्ह परिपाटी नियम यूज करेंगे और मान रखकर हल कर देंगे।
तो आपका टॉपिक कंप्लीट हो भी जाता है चिन्ह परिपाटी नियम से। और चिन्ह परिपाटी नियम से देखिए बी डैश पी यानी प्रतिबिंब और पोल के बीच की दूरी, तो बी डैश पी जो कि आपके पास बी डैश पी नापेंगे कहां से, पी से बाईं तरफ, और चिन्ह आ जाएगा माइनस का और वी के बराबर। बीपी यानी पी से लेके बी के बीच की दूरी जो कि आपके बिंब की दूरी होगी, और वो भी नेगेटिव साइन में ही होगी, आपके पास माइनस का यू। इधर से देखिए एफ पी यानी पी से एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी के बराबर, यानी एफ पी बराबर माइनस एफ। अब आप ये तीनों जो मान हैं वही आपको यहां पर शो हो रहे हैं, यहां पर रखिए, हल कीजिए, आंसर आपका हो जाता है कंप्लीट। तो इसलिए डी डैश पी की जगह मैं रख रहा हूं माइनस का वी, बीपी की जगह माइनस का यू, बराबर में बी डैश पी यानी माइनस का वी, फिर यहां पर माइनस का साइन है, एफ पी ये खुद माइनस का है तो ये बन गया प्लस का एफ, यहां पर एफ पी माइनस का एफ, इधर वाले माइनस से ये वाला माइनस आपका हट चुका होगा तो v बटा u। आप इस माइनस एफ का इन दोनों में दे दीजिए भाग, क्योंकि इसके एलसीएम में है, यहां पर आपके पास में माइनस माइनस हट जाएगा, v बटा एफ, और यहां पर प्लस माइनस एफ बटा एफ कितना हो जाएगा 1, यहां पर v बटा u, v बटा एफ और माइनस का 1। यहां पर अपने पास v भी आ चुका है, u भी आ चुका है, f भी आ चुका है, तो संबंध तो आ चुका है। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अब इस पूरी समीकरण में दोनों साइड में v का दे देते हैं भाग, तो v का हम देते हैं इसमें भाग और इसको कर देते हैं हल, तो क्या होगा इसके हिसाब से हम हल करके देखते हैं। तो v बटा में uv, v का भाग दिया, राइट हैंड साइड में भी f और v, इधर 1 बटा v, यहां पर v से v आपका कट रहा है तो 1 बटा u, यहां पर 1 बटा एफ, यहां पर 1 बटा वी, इस वाले पार्ट को उठा के इस साइड लाइए तो 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी और 1 बटा एफ। फाइनल आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है, यू वी और एफ में संबंध यही है। कोई से भी दर्पण की बात करें आप तो उसके लिए यू वी और एफ में संबंध, और इसी को बोला जाता है गोलीय दर्पण के लिए दर्पण समीकरण, जो हो सकता है आपके एग्जाम में 4 नंबर वाले क्वेश्चन में बन जाए, क्योंकि वहां पर आपका क्वेश्चन जो है वो है 1 + 2 + 1 के रूप में, तो उस हिसाब से आपके दर्पण समीकरण बन सकता है। तो फिलहाल नोट कर लीजिए अब आप इसको गोलीय दर्पण के लिए यू वी और एफ में संबंध, ज्यादा हार्ड नहीं था, 2 डायग्राम आपके पास थे, कहने का मतलब आपके पास 2 पार्टों में 2-2 त्रिभुज जो थे वो आपके समरूप थे, हमने वहां पर संगत भुजाओं का अनुपात लिया है, उनको बराबर किया है, और मान हमने रखा है चिन्ह परिपाटी नियम के हिसाब से। तो फॉर्मूला आपके पास बन के आ जाता है 1 बटा यू प्लस 1 बटा वी बराबर 1 बटा एफ, और इसे ही कहा जाता है दर्पण समीकरण, जो कि आपके पास दोनों ही मिरर के लिए सेम होता है। तो ये था प्यारे बच्चों आज का आपका अपना टॉपिक दर्पण समीकरण। नेक्स्ट में देखेंगे हम यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड आवर्धन का फॉर्मूला, यानी रेखीय आवर्धन लीनियर मैग्निफिकेशन, उसको करेंगे इसके आगे वाले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।